हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। इसी चीज़ के साथ आज की क्लास हम लोग जो करंट अफेयर प्रोग्राम है उसको शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु मिशन फतेह अभियान शुरू किया है। मिशन फतेह, तो नाम से ही पता लग रहा है मिशन फतेह। फतेह जो है वो कहाँ से हो सकता है, तो ये पंजाब से है। ठीक है, तो पंजाब गवर्नमेंट ने है मिशन फतेह नाम से एक अभियान शुरू किया है कोविड-19 के चलते, जिसके अंदर क्या है, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई जाएगी। किसके बारे में, कि वो मास्क लगाकर बाहर जाएं, इसके अलावा सामाजिक दूरी का पालन करें, सामाजिक डिस्टेंस जो है सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। इसके अलावा बार बार हाथ धोने, जैसे कि कोरोना से बचने के लिए बार बार आपको हाथ धोने जरूरी है। इसके अलावा मास्क लगा के रखें आप लोग, और सामाजिक दूरी जो है बनाए रखें। ये तमाम चीज़ें जो है इस जागरूकता अभियान के अंदर शुरू है और पंजाब गवर्नमेंट ने ये अभियान शुरू किया है। ठीक है, पंजाब की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो पंजाब में अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है? पंजाब के राज्यपाल है वीपी सिंह बदनौर। वीपी सिंह बदनौर अभी राज्यपाल है पंजाब के। इसके अलावा सीएम कौन है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें पंजाब के अंदर विधानसभा सीट्स की, जो स्टेट असेंबली सीट्स है पंजाब के अंदर, वो कितनी है, तो वर्तमान में 117 सीट्स है पंजाब की विधानसभा असेंबली के अंदर, या पंजाब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 117 सीटें हैं वर्तमान के। और लोकसभा के अंदर जो है 13 सीटें हैं लोकसभा की वहां से, और राज्यसभा की जो है पंजाब से 7 सीटें हैं। ठीक है, राज्यसभा की 7 है, लोकसभा की 13 और विधानसभा की 117। सीएम अमरिंदर सिंह और वीपी बदनौर जो है वो वहां पर राज्यपाल है। ये तमाम चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा पंजाब की बात करें तो पंजाब की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा की संयुक्त हाईकोर्ट है चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ जो है वो सिटी किसके द्वारा डिजाइन किया हुआ है, तो ली कार्बूजियर के द्वारा। ली कार्बूजियर के द्वारा जो है ये सिटी डिजाइन किया गया है। चंडीगढ़ सिटी जो है वो ली कार्बूजियर के द्वारा डिजाइन किया गया है। ये बात भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखनी है। इसके अलावा पंजाब में अभी एक चीज और न्यूज में थी काफी, वो क्या थी, वो थी करतारपुर कॉरिडोर। करतारपुर कॉरिडोर जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में कॉरिडोर बनाई गई है, जिसको करतारपुर कॉरिडोर कहा गया है। भारत और इंडिया के अंदर पंजाब जो है यहां से पाकिस्तान के बीच में जो है कॉरिडोर बनाई गई है। गुरुद्वारा जो है वहां पर पाकिस्तान के अंदर, वहां तक जो है पंजाब से लेकर वहां तक एक कॉरिडोर जिसका नाम करतारपुर के अंदर है पंजाब पाकिस्तान में, तो करतारपुर कॉरिडोर नाम दिया गया है, जो कि काफी पीछे न्यूज में रही थी, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए पंजाब में। इसके अलावा पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में जो है रंजीत सागर डैम जो है काफी इंपॉर्टेंट है। रंजीत सागर डैम जो है रावी नदी पर काफी न्यूज में रहता है, तो कई बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, रंजीत सागर डैम कौन सी नदी पर, रावी नदी पर है। पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर जो है आपका रंजीत सागर डैम है। क्लियर है, तो ये तमाम चीजें आपको पंजाब के बारे में ध्यान रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, पंजाब। क्लियर है, मिशन फतेह। ठीक है, फतेह करना है, कोरोना से बचना है। ओके, तो ये अभियान था पंजाब का। इसके बाद नेक्स्ट आपका, केंद्र सरकार ने हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखा है। देखिएगा, जैसे जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है, वो गवर्नमेंट जो अपने लीडर्स होते हैं उनके नाम से, चाहे तो वो सिटी का नाम रखेगी, चाहे फिर वो किसी रोड का, चाहे ब्रिज का, चाहे फिर वो किसी भी ट्रस्ट का, पोर्ट का, कैसे भी जो है वो इस प्रकार से नाम रखे जाते हैं। अगर बीजेपी गवर्नमेंट होगी तो वो अपने लीडर्स के नाम से रखेगी, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से, दीनदयाल जी के नाम से, तो इस प्रकार से। ठीक है, तो इसी प्रकार से कांग्रेस की गवर्नमेंट होगी तो इंदिरा गांधी जी के नाम से रखेंगे, राजीव गांधी जी के नाम से रखेंगे। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए किस टाइम में वो नाम रखा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो आप यूनिकली अच्छे से जो है प्रॉपर आंसर कर सकते हो। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसके अंदर पूछा है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। कोलकाता जो है ये कहां पर है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, तो देखिएगा भारत में जो है लगभग 13 जो है वो बड़े पोर्ट है। जो बिग पोर्ट्स हैं, मेजर पोर्ट्स जिसको हम लोग कहते हैं, वो है 13, उनकी संख्या है 13। ठीक है, इसके अलावा 200 प्लस जो है वो छोटे पोर्ट्स है, यानी माइनर पोर्ट्स है। स्मॉल पोर्ट्स कितने हैं, 200 प्लस। जो बड़े पोर्ट्स या मेजर पोर्ट्स होते हैं, इनकी देखभाल, इनकी जिम्मेदारी जो है पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। इनकी मैनेजमेंट पावर जो है या मैनेजमेंट करने की शक्ति जो है किसके पास है, केंद्र सरकार के। और जो माइनर पोर्ट्स होते हैं, छोटे पोर्ट्स जो होते हैं राज्य के अंदर, वो राज्य की जिम्मेदारी होती है, राज्य का कंट्रोल होता है, तमाम चीजें राज्य के द्वारा होती है। तो 13 पोर्ट जो है भारत के अंदर वर्तमान में, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कौन कौन से हैं।
तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर। देखिएगा यहाँ पर जो है कोलकाता, कोलकाता पोर्ट कहाँ पर है? कोलकाता पोर्ट वेस्ट बंगाल। इसके अलावा उड़ीसा के अंदर कौन सा है? पारादीप। पारादीप पोर्ट जो है वो कौन से राज्य में है? उड़ीसा के अंदर आपका पारादीप पोर्ट है, उड़ीसा। इसके अलावा विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, विशाखापत्तनम जो है वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। ये मेजर पोर्ट्स के बारे में बता रहा हूँ जो बड़े पोर्ट्स हैं। इसके अलावा चेन्नई, चेन्नई पोर्ट, एन्नोर, चेन्नई पोर्ट, एन्नोर पोर्ट, और सबसे नीचे की तरफ यहां पर तूतीकोरिन, ठीक है, तूतीकोरिन पोर्ट, तूतीकोरिन, ठीक है, तूतीकोरिन। तो तूतीकोरिन पोर्ट हो गया, एन्नोर हो गया, चेन्नई हो गया, विशाखापत्तनम, पारादीप और कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर। ये जो है पोर्ट्स है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश के अंदर, आपको पता ही है, और ये 3 जो है तमिलनाडु के अंदर है। तो पूछ लेगा सबसे ज्यादा मेजर पोर्ट्स कौन से राज्य में है, तो तमिलनाडु के अंदर 3 है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर इधर बात करें तो इधर कौन से है? कांडला, कांडला पोर्ट का नाम सुना होगा आपने, कौन से राज्य में है? गुजरात राज्य में है। इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर बात करें तो मुंबई, मुंबई पोर्ट जो है महाराष्ट्र के अंदर। देन बात करें तो नहावा सेवा जो है, नहावा सेवा पोर्ट, ये भी महाराष्ट्र के अंदर है। इसके बाद अगर बात करें गोवा के अंदर, मार्मगोवा, मार्मगोवा जो है वो गोवा के अंदर है। इसके अलावा कर्नाटक के अंदर बात करें तो न्यू मैंगलोर, न्यू मैंगलोर जो है वो कर्नाटक के अंदर पोर्ट है, ठीक है, न्यू मैंगलोर जो है वो कर्नाटक के अंदर है। इसके अलावा कोचीन पोर्ट, कोचीन पोर्ट कहाँ पर है? तो कोचीन पोर्ट आपका केरला के अंदर है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। कोचीन, न्यू मैंगलोर कर्नाटका के अंदर जो है, न्यू मैंगलोर है, कोचीन केरल के अंदर है, मार्मगोवा गोवा के अंदर है, ठीक है, ये गोवा के अंदर है, ये कर्नाटक के अंदर है, और ये केरल के अंदर है, ये दोनों के दोनों महाराष्ट्र के अंदर है, और ये गुजरात के अंदर है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 जो है इस तरफ हो गया, आपके वेस्ट की तरफ जो है, वेस्टर्न घाट की तरफ या वेस्टर्न जो आपका कोस्ट है उस पर ये 6 पोर्ट है, और उधर की तरफ ये 7 है। कोलकाता आपका हो गया, कोलकाता, और आपका हल्दिया पोर्ट भी है इसमें शामिल, कोलकाता एंड हल्दिया पोर्ट। इसके अलावा पारादीप हो गया, इसके अलावा विशाखापत्तनम, चेन्नई, एन्नोर और तूतीकोरिन। सबसे ज़्यादा जो है इधर की तरफ है, 3 जो है आपकी किस में है? तमिलनाडु में है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा ये पूछ रहा है कि नाम किसका बदला गया है, तो देखिएगा जो कोलकाता पोर्ट है इसका हाल ही में नाम बदलकर रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जो है पोर्ट का नाम रखा गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो बीजेपी इनको तवज्जो बिल्कुल देगी, बाद में बीजेपी जो है बनी है पार्टी, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जो है पोर्ट का नाम रखा हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे ये, तो इन्हीं के नाम से। इसके अलावा जो है बाकी के पोर्ट्स के नाम भी बदले गए हैं, जैसे कि अगर बात करें हम लोग तो अभी रिसेंटली 2017 के अंदर जो है कांडला पोर्ट का नाम बदल दिया गया था। 2017 के अंदर बदला है, तो कौन सी गवर्नमेंट ने बदला होगा? बीजेपी गवर्नमेंट ने, और बीजेपी गवर्नमेंट ने बदला है तो क्या नाम होगा? बीजेपी लीडर के नाम से। तो इसका नाम जो है दीनदयाल के नाम से बदला गया है, दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है इसका नाम, तो ये ध्यान रखना है। कांडला पोर्ट का नया नाम क्या है? अभी दीनदयाल बंदरगाह है, पंडित दीनदयाल जी के नाम से कर दिया गया है। इसके अलावा नाहवा सेवा जो है इसका 1988 के अंदर नाम बदल दिया गया था, 1988 के अंदर जो है इसका नाम बदल दिया गया था, और इसका नाम क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से रखा गया आपका इसका नाहवा सेवा पोर्ट का। तो नाहवा सेवा पोर्ट का क्या नाम है? 1988। मुंबई पोर्ट पर भार ज़्यादा हो गया था, इसको कम करने के लिए नाहवा सेवा पोर्ट बनाया गया था, मुंबई के पास ही, महाराष्ट्र के अंदर ही, ठीक है। तो ये 1988 के अंदर इसका भी नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कर दिया गया था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कौन से राज्य में या कहाँ है? तो महाराष्ट्र के अंदर है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, और उसी का नाम क्या है? नाहवा सेवा है। क्लियर है? तो ये तमाम चीज़ें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। ओके, राइट। इसके बाद आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ये आप लोग आंसर दे दो अभी फटाफट से, सारी बातें आपके सामने हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम क्या हो गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट हो गया अभी। क्लियर है एकदम? तो ये हो गया है। बाकी 2 पोर्ट्स और कौन से के नाम बदले हुए हैं मैंने बता दिया आपको, वो भी ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसे फिनलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिएगा फिनलैंड के अंदर भारत के नए राजदूत जो है कौन नियुक्त किए गए हैं? वो किए गए हैं रवीश कुमार। रवीश कुमार जी को किए गए हैं, IAFS ऑफिसर थे। IAFS आपको पता है एक जो UPSC के तहत जो है ऑल इंडिया सर्विसेज का
और यूपीएससी जो है सिविल सर्विसेज एग्जाम कंडक्ट करवाती है। इसमें ऑल इंडिया सर्विसेज आती है 3, और वो 3 सर्विसेज कौन सी है? आईएएस, आईपीएस और तीसरी आईएफएस। ज़्यादातर लोगों की प्रेफरेंस यही रहती है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस की प्रेफरेंस रहती है ज़्यादातर। आईएफएस जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है यहाँ पर, लेकिन ऑल इंडिया सर्विसेज में नहीं आता है। इंडियन फॉरेन सर्विस जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आता है ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर, ये ध्यान रखना है आपको। और इंडियन फॉरेन सर्विस जो है उसकी भी काफ़ी लोग प्रेफरेंस करते हैं। तो ये इंडियन फॉरेन सर्विस जो है आईएफएस थे ये रवीश कुमार जी। इससे पहले जो है विदेश मंत्रालय में मुख्य प्रवक्ता के पद पर थे ये विदेश मंत्रालय के अंदर। तो ये भी ध्यान रखना है, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है तो उसके अंदर जो है मुख्य प्रवक्ता थे ये। लेकिन अभी जो है रवीश कुमार को कहाँ पर भेज दिया गया है? फिनलैंड के अंदर राजदूत बनाकर भेज दिया गया है, और उनकी जगह ले ली है अनुराग श्रीवास्तव ने। अनुराग श्रीवास्तव जो है वो अभी वर्तमान में रवीश कुमार जी की जगह विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता आ गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है ये चीज़। इसके अलावा आपको ये बताना है कि अभी वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है, ये आपको बताना है, ठीक है। विदेश मंत्री ऑलमोस्ट ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार हमारे विदेश मंत्री ज़्यादा चर्चा में नहीं है, तो ये आपको आइडिया। इसके अलावा फिनलैंड की बात हो रही है, तो फिनलैंड जो है वो कहाँ पर है? यूरोप के अंदर फिनलैंड पड़ता है आपका, ठीक है, यूरोप में पड़ता है ये फिनलैंड, यूरोपियन कंट्री है। इसके अलावा इसका कैपिटल है हेलसिंकी, हेलसिंकी जो है कैपिटल है, और इसकी पीएम है सना मरीन। सना मरीन जो है वो प्रधानमंत्री है वहाँ पर, सना मरीन जो है वो प्रधानमंत्री के पद पर है वहाँ पर, ये ध्यान रखना है। स्वीडन के ऊपर की तरफ पड़ता है, स्वीडन डेनमार्क के नाम सुने होंगे आपने, उनके ऊपर जस्ट जो है फिनलैंड पड़ता है, ठीक है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह इन तमाम चीज़ों के अंदर ये देश जो है आगे रहते हैं हमेशा, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। तो फिनलैंड का कैपिटल हेलसिंकी और सना मरीन जो है वहाँ की पीएम है, और रवीश कुमार हाल ही में वहाँ पर नए राजदूत के रूप में भेजे गए हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना है, विदेश के अंदर कोई भी राजदूत अपॉइंट किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं हमेशा, और दूसरे देश के राजदूत जो भारत में आते हैं उनको भी राष्ट्रपति के द्वारा ही रिसीव किए जाते हैं, ये भी आपको आइडिया होना चाहिए, क्लियर है। तो रवीश कुमार डी आपका करेक्ट आंसर है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मोदी ने हाल ही में छोटी दुकान चलाने वालों के लिए किस नाम से एक योजना शुरू की है? तो हाल ही में एक योजना शुरू की है छोटी दुकान वालों के लिए, यानी वेंडर्स जो शॉप्स है उनके लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। तो ये स्कीम का नाम पूछा है, तो स्कीम का नाम है पीएम प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि योजना, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि योजना जो है ये है। स्वनिधि का मतलब क्या है? एस से पी से प्राइम मिनिस्टर हो गया पीएम से, और एस से बनता है आपका स्ट्रीट, और वी से क्या है? वेंडर, और ए से बनता है आत्मनिर्भर निधि, ठीक है। इसमें क्या होगा कि कोविड-19 के चलते हुए जो है जो स्ट्रीट वेंडर्स थे उनका काम रुक गया, और उनकी लाइफ जो है एकदम ठप हो गई है। तो काम धंधा कुछ था नहीं, तो उसके कारण जो है डेली अपना काम कर खा रहे थे, वो कमा रहे थे कुछ ना कुछ, तो काम चल रहा था अच्छे से। बट लॉकडाउन के कारण जो है वो चीज़ें भी बंद हो गई, उसके कारण जो है उनके जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ गए। तो इसके लिए जो है ये स्कीम चलाई गई है पीएम स्वनिधि योजना। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें जो है 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा, और बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे दिया जाएगा ये, ठीक है ना। 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा, जो कि बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे दिया जाएगा इस योजना के तहत। और इसके अंदर सबसे अच्छी बात क्या है? कोई कोलेट्रल की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई कोलेट्रल या गारंटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई गारंटी नहीं चाहिए, सीधा आओ लोन लो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का कागज पत्री की नहीं आवश्यकता है, जमीन के कागज वैसे तो चाहिए ना, वैसे तो अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए तो देना ही पड़ेगा, लेकिन कोलेट्रल मतलब कि आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना, और इस प्रकार का कोई सिस्टम नहीं है। आप 10,000 रुपये का लोन ले सकते हो। एक चीज़ और भी है इसके अंदर, अगर आप समय पर चुकाते हो इस लोन को अगर टाइमली चुका देते हो, 1 साल का टाइम मिलता है आपको, 1 साल के अंदर 1 ईयर के अंदर अंदर जो है इसको चुकाना है आपको। अगर प्रॉपर टाइमली जो है आप इसका अमाउंट भरते रहते हो, तो आपको, अगर रिकॉर्ड साफ है, तो आपको 20,000 रुपये का लोन अप्लाई करने का मौका मिल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आप 20,000 रुपये का और भी लोन अप्लाई कर सकते हो। तो ये भी जो है इसके अंदर सुविधा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इसके अंदर सुविधा दी गई है कि अगर, ताकि प्रोत्साहन किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टाइमली लोन चुकाने के लिए। मेन मकसद ये है इस चीज़ का, ताकि लोग जो है 20,000 रुपये का फिर से मिल जाएगा, इस लालच के अंदर टाइम पे
पूरा का पूरा पैसा चुकाएंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा ये किया गया, तो उसके बाद 20,000 रुपये का। इसके अंदर टेक्निकल पार्टनर जो है वो है सिडबी। सिडबी जो है वो टेक्निकल पार्टनर है। सिडनी जो है वन ऑफ द 4 जो आपके ऑल इंडिया फाइनेंशियल बैंक्स जो है, ऑल इंडिया जो फाइनेंस बैंक है 4, उनमें से एक है जो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट होते हैं, आरबीआई के अंडर में है 4 ऑल इंडिया फाइनेंस बैंक, उनमें से एक सिडबी है। बाकी के 3 अगर बात करें तो एक्जिम बैंक हो गया, जैसे आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक हो गया, इसके अलावा एनएचबी हो गया, नेशनल हाउसिंग बैंक, और इसके अलावा नाबार्ड हो गया। ये जो है अन्य 3 ये है। तो ये जो है इसके अंदर सिडबी जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म क्या है सिडबी का, जो कि टेक्निकल पार्ट है, पार्टनर है इसके अंदर, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया जो है सिडबी है, ठीक है। ये टेक्निकल पार्टनर है। और इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1990 के अंदर, और हेडक्वार्टर जो है इसका लखनऊ के अंदर है। हेडक्वार्टर लखनऊ के अंदर है इसका, ये आपको पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर ज़्यादातर कहाँ पर आ रहे थे, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लखनऊ के अंदर। और स्थापना कब हुई है इसकी स्थापना हुई है 1990 के अंदर, ये आपको आइडिया होना चाहिए। क्लियर है, 1990 में स्थापना, हेडक्वार्टर लखनऊ, सिडबी टेक्निकल पार्टनर है इसके अंदर, और स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। और पीएम स्वनिधि योजना क्या है, ये आपको तमाम जन से इसको ये भी पूछा जा सकता है कितना लोन दिया जाएगा। 10,000, इसमें सिक्योरिटी चाहिए नहीं चाहिए, कोई कोलेट्रल की रिक्वायरमेंट नहीं है, 1 साल के अंदर रीपे करना है लोन को, कम इंटरेस्ट रेट पे है, बहुत ज़्यादा कम, बहुत ही कम जो है इंटरेस्ट रेट पे है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि अगर आप टाइमली पे करते हैं तो 20,000 रुपये का आपको और मिल सकता है लोन। तो ये स्कीम के अंदर और चीज़ ऐड की गई है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर पीएम स्वनिधि योजना। क्लियर, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। इसके बाद है नेक्स्ट, इसके अंदर स्ट्रीट वेंडर्स कौन होते हैं, वेजिटेबल फ्रूट्स की रेडियां लगाने वाले लोग जो होते हैं, कोबलर्स हो गए, ये तमाम लोग जो है इसके अंदर आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो स्ट्रीट वेंडर्स के अंदर वो लोग आते हैं जो फ्रूट्स की, फल सब्जियों की रेडियां वगैरह लगाते हैं, ठेले वाले हो गए और हो गए, ये सब इसके अंदर आते हैं स्ट्रीट वेंडर के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में कौन केरल की पहली महिला डीजीपी नियुक्त की गई है। तो कौन है इनमें से जिनको केरल की पहली महिला डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है, आंसर दीजिएगा कौन है केरल की पहली महिला डीजीपी। और साथ ही मैं एक बात और बता देता हूँ, वो ही महिला जो है वो केरल की पहली महिला आईपीएस भी है। केरल की फर्स्ट जो है वुमेन आईपीएस भी वही महिला है। भारत की पहली वो जो है वुमेन आईपीएस कौन है आपको अच्छे से पता है, लेकिन केरल की भी वही है जो पहली महिला डीजीपी बनी है वो, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों का फर्क भी देखते हैं हम लोग। तो आर श्रीलेखा जो है वो है केरल की पहली महिला डीजीपी, और केरल की पहली जो वुमेन आईपीएस ऑफिसर है वो भी कौन है, आर श्रीलेखा जी है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। भारत की पहली महिला वुमेन आईपीएस कौन है, तो पहली महिला आईपीएस है भारत की किरण बेदी जी, ठीक है। हाल ही में किरण बेदी जी कहाँ पर है, अभी वर्तमान में कहाँ पर है, तो ये आइडिया होना चाहिए आपको कहाँ पर, क्योंकि पहली महिला आईपीएस है तो फॉलो करना पड़ेगा, क्वेश्चन बनते रहेंगे इसमें से, जब तक वो पदभार कोई ना कोई संभालते रहेंगे तब तक जो है उनमें से क्वेश्चन बनते रहेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा कि किरण बेदी जी कहाँ पे है वर्तमान में। तो वो पुडुचेरी की उपराज्यपाल है अभी, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए, किरण बेदी जो भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर है, ठीक है। तो केरल की बात हो रही है, तो केरल के अंदर आपको कई चीज़ें और भी पता होनी चाहिए। केरल के अंदर क्या क्या पता होना चाहिए, केरल की कैपिटल क्या है, तो केरल की कैपिटल क्या है, त्रिवेंद्रपुरम जो है केरल की राजधानी है, त्रिवेंद्रपुरम। और आरिफ मोहम्मद खान जो है, आरिफ मोहम्मद खान जो है वो वहाँ पर अभी वर्तमान में क्या है, राज्यपाल है। और सीएम कौन है, तो चीफ मिनिस्टर वहाँ पर पिनरई विजयन। पिनरई विजयन जो है वो वहाँ पर वर्तमान के अंदर चीफ मिनिस्टर के पोस्ट पर है, पिनरई विजयन। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा केरल के अंदर बात करें तो वहाँ पर विधानसभा सीट्स जो है कितनी है केरल की, तो 144 जो है विधानसभा सीट्स है केरल के अंदर, ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा की, लोकसभा की केरल के अंदर है 20 सीटें और राज्यसभा की है केरल के अंदर 9 सीटें, ठीक है। तो केरल में राज्यसभा की 9 सीटें हैं, लोकसभा की 20 सीटें हैं। इसके अलावा जो विधानसभा, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसकी कितनी सीटें हैं, 144 सीटें हैं केरला की, ये आपको आइडिया होना चाहिए। क्लियर है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, पिनरई विजयन जो है वहां पर मुख्यमंत्री है। इसके अलावा और क्या आइडिया होना चाहिए, केरल जब भी आता है आपके सामने कहीं भी केरल राज्य का जिक्र आता है तो आपको सीधा 2 चीज़ों का तो ध्यान होना चाहिए। एक तो लिंगानुपात, सेक्स रेशियो,
और दूसरा जो है लिटरेसी रेट, साक्षरता दर और लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, उस चीज को लिंगानुपात कहा जाता है। सेक्स रेशियो क्या है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, दैट्स कॉल्ड सेक्स रेशियो या लिंगानुपात। और वो केरल के अंदर सबसे ज्यादा है, 1084 जो है प्रति 1000, ये है वहां पर आपका लिंगानुपात। इसके अलावा लिटरेसी रेट की अगर बात करें, साक्षरता दर क्या होती है, हु इज साक्षर, हु इज लिटरेट इन इंडिया, कोई भी व्यक्ति जो 7 वर्ष या उससे ऊपर की आयु का है, वो भारत की कोई भी एक भाषा जो है उसको पढ़ना लिखना और बोलना जानता है, तो वो भारत में लिटरेट है, ठीक है। और इतनी लिटरेसी रेट जो है, इतना लिटरेट की जो है या फिर लिटरेट होने की, साक्षर होने की इतनी एक तरह से मतलब छोटी सी व्याख्या है हमारी, छोटी सी डेफिनेशन है, उसके बाद भी लिटरेसी रेट भारत का बहुत ही कम है। लेकिन केरल जो है उसमें लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, ये आपको आइडिया रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा केरल में और क्या चीज़ें हैं? केरल का नाम आते ही आपको 2 चीज़ों का और पता होना चाहिए। देखिएगा, भारत के अंदर क्लासिकल डांसेस है, 8-9 डांस जो है भारत में क्लासिकल डांस है, जिसका नाम आपने सुना होगा, ओडिसी, मणिपुरी, कथकली, भारतनाट्यम, कथक, ठीक है, ये नाम सुने होंगे आप लोगों ने। उन्हीं के अंदर जो है 2 जो डांस है वो है केरला से। कौन कौन से है? एक है मोहिनी अट्टम, मोहिनी लड़की का नाम होता है, मोहिनी लड़की का नाम होता है। और सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा कहाँ है, लड़कियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ हैं? केरला में, तो मोहिनी केरला में मिलेगी। इसके अलावा और कौन सा है? और है कथक कली। तो कली जो है, पुराने समय में कली भी लड़की को संबोधित करते थे, तो कथक कली जो है और मोहिनी अट्टम दोनों के दोनों कहाँ पर हो गए? केरल के अंदर। लिंक करके याद रख सकते हो आप लोग। भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है, मणिपुरी मणिपुर का है, नहीं पूछते हैं, ओडिशा का ओडिशी है, नहीं पूछते हैं, तो ये हो जाता है, ठीक है। और एक कुचिपुड़ी पूछा जाता है बार बार, कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट। इसके अलावा कथक, कथक कहाँ का है ये बताइएगा आप। कथक कली और कथक दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है। कथक कहाँ का है? कथक है आपका उत्तर प्रदेश का, राइट, कथक उत्तर प्रदेश का है। इसके अलावा अगर बात करें इसके अंदर और क्या क्वेश्चन आपके ध्यान में आना चाहिए, जैसे ही आपका केरल का नाम आया आपके सामने, तो केरल में आपको आइडिया होना चाहिए साइलेंट वैली नेशनल पार्क। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है ये केरला का ध्यान होना चाहिए आपको, कौन से राज्य के अंदर है, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो आपका केरल में है। इसके अलावा वेरी फेमस जो बार बार पूछा जाता है, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आपकी कौन से राज्य में है? केरल में। तो वायनाड और साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। वायनाड जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भारत में 550 से ज़्यादा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और 100 से ज़्यादा नेशनल पार्क है वर्तमान में, ये भी ध्यान होना चाहिए। 100+ नेशनल पार्क्स है और जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कितनी है? वो आपकी 550 से ज़्यादा, 550+ वायनाड सेंचुरी है। इसके अलावा वेरी फेमस वहाँ पर एक लेक है जिसका बार बार पूछा जाता है, वो है आपकी वेम्बानाड लेक जो है वो बार बार पूछी जाती है। तो वेम्बानाड लेक जो है वो कौन से राज्य में है? वेम्बाबाद जो लेक आपकी वो आपकी केरल के अंदर है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, केरला के अंदर है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो है केरल राज्य के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए जब भी केरल राज्य का जिक्र आपके सामने आए। इसके अलावा मालाबार कोस्ट, मालाबार तट कहाँ पर है? तो मालाबार तट जो है केरल के तट को ही मालाबार तट कहा जाता है, ये भी आइडिया होना चाहिए। जो केरला का तट है उसको ही क्या कहा जाता है? मालाबार तट कहा जाता है। ये वाला जो तट है केरल का, इसको क्या कहते हैं हम लोग? मालाबार कोस्ट। और यहीं पर जो है मॉनसून सबसे पहले यहीं पर आती है। 1 जून का टाइम है, जो पिछला रिकॉर्ड है 100+ ईयर्स का, उसमें देखा गया है कि 1 जून को जो है मालाबार कोस्ट पर आकर इंडियन मॉनसून जो दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आती है भारत में, वो यहाँ पर आकर टकराती है। क्लियर है? तो ये तमाम चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए केरल राज्य के बारे में, राइट। अब केरल के राज्य के बारे में जो है इतना आइडिया होगा आपको, तो इसमें से क्वेश्चंस काफ़ी बनेंगे आपके। क्लियर? इसमें इस क्वेश्चन का आंसर हो गया था CR श्रीलेखा जी, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई के नए CEO बने हैं? तो इसके नए CEO कौन बने हैं फसाई के, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कौन बने हैं फसाई के नए? तो ये पहले तो पता होना चाहिए क्या चीज है। ये है आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या काम करती है ये अथॉरिटी ऑफ इंडिया? इसका है कि जो फूड आपके फूड आर्टिकल्स है
उनका स्टैंडर्ड्स तय करना, उनके मानक तय करना जो है इसका कार्य होता है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। और ये जो है 2006 में इसका गठन किया गया था। इसका गठन कब किया गया था? 2006 में इसका गठन किया गया था। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली के अंदर, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर, राइट। इसके अलावा अगर बात करें तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो है उसके अंडर ये स्कीम है, ये मतलब संस्था है एक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जिसके हाल ही अभी वर्तमान में मंत्री कौन है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो मंत्री है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन है वर्तमान में। और इसकी जो है स्थापना 2006 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। कार्य क्या है इसका? इसका काम है जो फूड आर्टिकल्स है, जो फूड आर्टिकल हैं उनके मानक या स्टैंडर्ड्स तय करना, तो उनके बारे में जो है ये काम करता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो इसके अभी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नए सीईओ कौन बने हैं, तो कौन बने अभी नए सीईओ इसके बने अरुण सिंघल जी जो है वो नए सीईओ बने इसके, ये आपको पता होना चाहिए। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे हर वर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे? देखो दो चीजें ध्यान रखनी चाहिए आपको, एक वर्ल्ड मिल्क डे और एक नेशनल मिल्क डे। इंडिया का जो इंडिया के अंदर मनाया जाता है नेशनल मिल्क डे भी, और एक वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। तो वर्ल्ड मिल्क डे जो है इसकी शुरुआत हुई थी 2001 से, और प्रतिवर्ष जो है 1 जून को मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? 1 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे, विश्व दुग्ध दिवस, ठीक है। और इसको किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाता है? किसके द्वारा? तो FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसके द्वारा। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। FAO की स्थापना हो गई थी 16 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है रोम, और रोम कहाँ पर है? इटली, ठीक है, रोम इटली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ये तमाम चीजें इसको आपको पता होना चाहिए। FAO के द्वारा मनाया जाता है ये विश्व स्तर पर वर्ल्ड मिल्क डे। इसके अलावा जो है FAO की फुल फॉर्म पूछे, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1945 के अंदर हो गई थी इसकी। हेडक्वार्टर है FAO का, हेडक्वार्टर बहुत बार पूछा जाता है, बार बार, तो रोम इटली के अंदर हेडक्वार्टर है। 2001 से बनाया जाता है। और विश्व में दूध उत्पादन में बात करें तो विश्व में पहला स्थान भारत का है। और ये कैसे संभव हुआ इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि भारत विश्व दूध उत्पादन में पहले स्थान पे किसके कारण आया? वो व्यक्ति है वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन जो है ये केरल के रहने वाले थे, वर्गीज कुरियन। और इन्होंने ऑपरेशन फ्लड या फिर आप कह सकते हो व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति, ठीक है। तो ये जो है वर्गीज कुरियन के द्वारा जो है भारत में व्हाइट रिवॉल्यूशन शुरू किया गया 1970 के दशक में। 1970 के अंदर ही 1970 में ये शुरू हुआ। और उसके बाद जो है भारत दूध उत्पादन में दिन प्रतिदिन प्रगति करता रहा, ठीक है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में कई बार पूछा जाता है, 1970 में शुरू हुआ था ये। और वर्गीज कुरियन कहाँ के रहने वाले हैं ये आइडिया होना चाहिए, केरल में। अब मैं बात कर रहा था कि दो चीजें ध्यान रखनी है, एक वर्ल्ड मिल्क डे और दूसरा नेशनल मिल्क डे। तो नेशनल मिल्क डे जो है वो 26 नवंबर को वर्गीज कुरियन जी के जन्म दिवस के पर जो है, उनके जन्मदिन वाले दिन जो है 26 नवंबर को हम लोग नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। 2014 से शुरू किया था इसको हम लोगों ने, 2014 से 26 नवंबर 2014 से हम लोग मना रहे हैं वर्गीज कुरियन डे के जन्मदिन वाले दिन जो है हम लोग मना रहे हैं नेशनल मिल्क डे। तो दोनों ही क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड मिल्क डे पूछे 1 जून, और 26 नवंबर जो है उसको नेशनल मिल्क डे, राइट है। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन के पिता कौन है भारत में? वर्गीज कुरियन जो है वो व्हाइट रिवॉल्यूशन या श्वेत क्रांति के पिता कहा जाता है इनको। इसके अलावा एक आप लोगों ने ग्रीन रिवॉल्यूशन सुना होगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है हरित क्रांति, ये 1966-67 में आई थी। 1966-67 के अंदर 1966 और 67 में ग्रीन जो रिवॉल्यूशन आया था उसमें गेहूं और चावल की फसलों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। उनके हाइब्रिड वेराइटी के, हाई यील्डिंग वेराइटी के जो बीजों को तैयार किया गया था, और उसके द्वारा जो है उनकी उत्पादकता बढ़ा दी गई थी गेहूं और चावल की फसलों के लिए। उसमें पंजाब और हरियाणा जो राज्य है उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला था हरित क्रांति का। और हरित क्रांति के जनक जो अगर पूछे तो विश्व में हरित क्रांति के पिता माना जाता है किसको? नॉर्मन बोरलॉन्ग को। और भारत में किसको माना जाता है? MS स्वामीनाथन को। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्लियर है। तो ये वर्गीज कुरियन जी के बारे में। व्हाइट रिवॉल्यूशन आनंद डेयरी से शुरुआत हुई थी, ठीक है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में।
आज जो है आप लोग पता होगा अमूल जो है पूरे विश्व भर में अपने प्रोडक्ट्स बेच रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छे लेवल पे जिसको हम कह सकते हैं। और इंडिया जो है आज मिल्क के मामले में विश्व भर में पहले स्थान पर है। ये तमाम चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, राइट। तो इसका आंसर 1 जून करेक्ट हो जाएगा, वर्ल्ड मिल्क डे। और किसके द्वारा पूछे तो FAO के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में जारी नीति आयोग की निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है। निर्यात तत्परता सूचकांक क्या है? हिंदी थोड़ी समझ में कम आए तो अंग्रेजी में लिख देता हूं, क्योंकि हम लोगों को मिला जुला के समझ में आती है, ना अकेली हिंदी आती है अच्छे से, ना अंग्रेजी आती है। तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो 2020 है, इसको हम लोग निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में किसको EPI के अंदर, EPI भी कहा जाता है इसको शॉर्ट के अंदर, इसमें किसको शीर्ष स्थान मिला है। तो देखिएगा एक्सपोर्ट के मामले में बात करें तो भारत के 5 राज्य जो है वो एक्सपोर्ट में सबसे टॉप पर है, और वो 5 राज्य 70% से ज़्यादा जो एक्सपोर्ट है उन्हीं से होता है। उसके अंदर महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य आपके शामिल हैं। क्या बता रहा था मैं आपको कि भारत में 70% के आसपास, 70% के आसपास जो है वो 5 स्टेट से एक्सपोर्ट होता है। और वो कौन कौन से हैं? वो आपके गुजरात, देन महाराष्ट्र, उसके अलावा आपका तमिलनाडु, इसके अलावा आपका कर्नाटक, और एक है आपका तेलंगाना। ये जो एक्सपोर्ट के अंदर 70% के आसपास जो योगदान है इन्हीं का ही, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। कोस्टल स्टेट्स जो है ज़्यादा इसके अंदर अच्छा कर रहे हैं, जो तटीय क्षेत्र में जिसको तट लगता है, कोस्टल स्टेट्स जो है, तो तटीय जो राज्य है उनको में ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं वो। और इसके अंदर जो अभी हाल ही में इस रिपोर्ट के अनुसार जो है नीति आयोग की जो निर्यात सूचकांक जो है, इसके अंदर शीर्ष स्थान पर आता आपका गुजरात। गुजरात इसमें फर्स्ट नंबर पे है। और सेकंड नंबर की बात करें तो महाराष्ट्र जो है इसमें दूसरे स्थान पर है, दूसरा भी पूछ ले तो महाराष्ट्र है। और तीसरे स्थान पर थर्ड जो है इसमें तमिलनाडु है। निर्यात तत्परता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा 2019 में शुरू किया गया है कि राज्यों की एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस क्या है, इस चीज़ को चेक करने के लिए कि कितना जो है वो लोग इस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो डॉलर्स आएंगे आपके पास, और उससे फॉरेन रिजर्व जो है आपके देश में बढ़ेगा। तो एक्सपोर्ट को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तो उसके लिए जो है अभी 2020 की जो रिपोर्ट आई है, 2020 में जो जारी हुई है रिपोर्ट, उसके अनुसार गुजरात टॉप, महाराष्ट्र सेकंड और तमिलनाडु थर्ड स्थान पर है। ये आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूँ नीति आयोग के बारे में, तो नीति आयोग जो है क्या है? नीति आयोग, नीति आयोग है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, भारत को ट्रांसफॉर्म करना है। ये है नीति आयोग, थिंक टैंक है नीति आयोग। और ये किसकी जगह बना है? तो ये बना है प्लानिंग कमीशन की जगह, ठीक है। प्लानिंग कमीशन जो है वो कमजोर पड़ चुका था, उसकी जगह पर अभी आ गया है नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी प्लानिंग कमीशन की जगह? तो 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग जो है प्रभाव में आया। नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को जो है गठित हुआ है नीति आयोग। नीति आयोग के अंदर बात करें तो इसके अंदर आपको अध्यक्ष पूछा जा सकता है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर। लेकिन कई बार एक पुराना क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकता है कि प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो भी प्रधानमंत्री होते थे। और अभी वर्तमान में नीति आयोग जो है उसके अध्यक्ष भी कौन होते हैं? प्रधानमंत्री है, ठीक है। इसके अलावा उपाध्यक्ष होते हैं इनके अंदर, एक नीति आयोग के अंदर उपाध्यक्ष होते हैं जो कि कौन नियुक्त करता है? वो नियुक्त किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं उनके द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और पहले जो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे उसके बारे में पूछ सकता है आपसे। तो पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, ठीक है। अब अरविंद जो पनगड़िया है ये आपके नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे, ठीक है। फर्स्ट कौन थे? अरविंद पनगड़िया। लेकिन वर्तमान का ज्यादा पूछा जाएगा। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में राजीव कुमार जो है वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। ये क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछा जाएगा कि वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है। कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। और अध्यक्ष भी कौन है? प्रधानमंत्री है। तो अध्यक्ष नियुक्त करता है उपाध्यक्ष को। राजीव कुमार वर्तमान में उपाध्यक्ष है नीति आयोग के। इसके अलावा फर्स्ट जो है वो अरविंद पनगड़िया जी थे। ये आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा नीति आयोग के अंदर सीईओ होते हैं। और सीईओ नीति आयोग के वर्तमान में कौन है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो सीईओ जो है वो है अमिताभ कांत। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना, इसके अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है कि आप लोगों से पूछ रहा है सीईओ और आप बता रहे हो जो है उपाध्यक्ष। क्वेश्चन में कई बार क्या होता है
कि वो पूछ रहा है कि नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है। आपने रटा हुआ है राजीव कुमार, नाम याद रह गया, वो कुछ भी पूछ रहा है नीति आयोग लिखा उसने, आपने लिख दिया राजीव कुमार। ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना है। उपाध्यक्ष राजीव कुमार और सीईओ कौन है, अमिताभ कांत है। क्लियर है। योजना आयोग पर जो जैसे योजना आयोग था उसी तर्ज पर जो है ये आपका नीति आयोग है। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि क्या नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था है? तो ये क्वेश्चन एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं। तो नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। जो इसके अंदर से और क्या क्वेश्चन है, नीति आयोग के अंदर से और क्वेश्चन जो है, नीति आयोग की जो संचालन समिति है उसके अंदर कौन कौन सदस्य होते हैं? तो नीति आयोग की संचालन समिति के अंदर जो है वो सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स, मुख्यमंत्री, जितने भी राज्य है स्टेट्स के, इसके अलावा जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके उपराज्यपाल शामिल होते हैं। तो जहां पर चीफ मिनिस्टर्स है वो चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे, और जहां चीफ मिनिस्टर नहीं है वहां पर उपराज्यपाल उसके सदस्य होते हैं। क्लियर है। तो ये आपको नीति आयोग के बारे में तमाम चीजें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन का आंसर गुजरात हो जाएगा, सीट्स पूछा है पहले नंबर पे, ठीक है, राइट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, किस बैंक ने हाल ही में युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट नाम से एक नया अकाउंट लॉन्च किया है? कौन से बैंक ने लिबर्टी सेविंग अकाउंट नाम से एक नया अकाउंट जो है एक नया अकाउंट लॉन्च किया है? तो ये किस बैंक ने किया है? इसमें क्या है, 35 वर्ष से कम आयु के जो युवा है, 35 वर्ष से कम आयु, 35 से कम आयु के जो है उनके लिए लॉन्च किया गया ये, ठीक है, कम आयु के होने चाहिए 35 से, ठीक है, उनके लिए लॉन्च किया गया। इसमें आप अकाउंट में जो है पैसे मेंटेन करके रखिएगा अपने, उसके अंदर आपको एक तरह से इंश्योरेंस सुविधा भी मिल रही है, और ये किया है एक्सिस बैंक ने, ठीक है। एक्सिस बैंक ने जो है ये कार्य शुरू किया है, और एक्सिस बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका एक्सिस बैंक के द्वारा ये शुरू किया गया है। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई, और मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। इसके अलावा जो है एक्सिस बैंक के अभी वर्तमान में एमडी एंड सीईओ कौन है? तो एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ है वर्तमान में अमिताभ चौधरी, अमिताभ चौधरी, राइट। अमिताभ चौधरी जो है वो एमडी एंड सीईओ है एक्सिस बैंक के, राइट। इसके अलावा अगर बात करें तो एक्सिस बैंक की एक टैगलाइन है, और टैगलाइन क्या है? एक्सिस बैंक की टैगलाइन का नाम है बढ़ती का नाम जिंदगी। लेकिन जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनसे पूछो बढ़ती का नाम क्या है, उनके लिए बढ़ती का नाम है उम्र, और उम्र बढ़ रही है तो बड़ी चिंताएं भी बढ़ रही है, लेकिन एक्सिस बैंक की टैगलाइन बोल रही है कि बढ़ती का नाम है जिंदगी। तो ध्यान रखना है, टैगलाइन भी पूछे तो थोड़ी सी अच्छी टैगलाइन है, इसलिए पूछ भी सकता है। तो बढ़ती का नाम जिंदगी जो है, लेकिन हमारे लिए कुछ और ही है, तो ये ध्यान रखना, भूल जाओ उसको थोड़ी देर के लिए, ये याद रखना है अभी, राइट। तो एक्सिस बैंक जो है इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो गया, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति हाल ही में एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के नए प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं? एसबीआई फंड्स के जो है म्यूचुअल फंड, एक्चुअल में म्यूचुअल फंड्स के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं, और कौन व्यक्ति किए गए हैं ये पूछा है। तो देखिएगा, एसबीआई म्यूचुअल फंड्स जो है, एसबीआई म्यूचुअल फंड्स, इसके लिए पूछ रहा है। इसकी स्थापना हुई थी 1987 में, ठीक है। एसबीआई म्यूचुअल फंड्स की स्थापना कब हुई थी? 1987 के अंदर एसबीआई म्यूचुअल फंड्स की स्थापना हुई थी, और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई के अंदर। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय, राइट। मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र, यहाँ पर इसका मुख्यालय है। अब एक चीज देखिएगा, लोग ज्यादातर म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट का ही एक तरीका है, लोग उसमें इन्वेस्ट करें और उससे उनकी अर्निंग हो। देखिएगा, इन्वेस्ट ज्यादातर हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं लोग? या तो सेविंग अकाउंट में पैसा रखेंगे, या फिर एफडी फिक्स डिपॉजिट्स रखेंगे, या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट कर लेंगे। तो इन तरह की चीज़ों में जो है इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स जो है ये भी अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट करने का लिए जो है एक तरीका है जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। और म्यूचुअल फंड्स जो है उसके अंदर आप ये देख के कर सकते हो इन्वेस्ट कि कौन सा कंपनी जो है वो अच्छा, जिसके अंदर रिस्क कम हो, ऐसे कंपनीज के अंदर या ऐसे संस्थाओं के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे रिटर्न जो है, रिस्क कम होगा वहाँ पर रिटर्न कम होता है, और जहाँ पर रिस्क जो है ज़्यादा होगा वहाँ पर रिटर्न भी ज़्यादा हो सकता है। तो रिस्क ज़्यादा, पैसा भी ज़्यादा, रिस्क कम तो आराम से बैठ के जियो, ज़्यादा पैसा भी मत कमाओ। तो नॉर्मल सी बात है, तो फैक्ट है, काम करता है। तो म्यूचुअल फंड्स की बात पूछी इन्होंने कि हाल ही में कौन नए निदेशक बने हैं, तो वो बने हैं विनय टोन्से। विनय टोन्से जो है हिंदी में हो जाएगा, विनय टोन्से जो है वो बने हैं अभी नए विनय टोन्से, राइट। तो ये जो है विनय टोन्से जी के बारे में ध्यान रखना है, म्यूचुअल फंड्स के नए
वो बनाए गए हैं MD&CO, राइट। तो ये थे आज के क्वेश्चंस हमारे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से जो है इन क्वेश्चंस का फ़ायदा उठा रहे होंगे और इनमें जो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उनको भी साथ साथ नोट कर रहे होंगे, क्योंकि वो की नोट्स की फॉर्म में आपके पास हो जाएगा, आपकी क्विकली रिवीजन हो सकती है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और इसी प्रकार से बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए करंट अफेयर प्रोग्राम को, और नए नए क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे दिन प्रतिदिन, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।